हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी साफ छवि की वजह से अपने विरोधियों से भी काफी रिस्पेक्ट पाई। हम बात कर रहे हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट के गाह गांव में एक सिख परिवार में हुआ। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह अपनी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में लिखती है कि जब उनके पिता मनमोहन सिंह का जन्म हुआ तब पूरा परिवार उनको लेकर रावलपिंडी के पास स्थित पंजा साहिब गुरुद्वारे में जाते हैं। रिवाज के हिसाब से गुरुद्वारे के ग्रंथी रैंडमली गुरु ग्रंथ साहिब का एक पन्ना खोलते हैं। जो पन्ना खुला उसका पहला शब्द एम होता है, इसलिए उनका नाम एम से मनमोहन रखा गया। मनमोहन सिंह के पिता गुरमुख सिंह पेशावर की एक फर्म में नौकरी करते थे। यह फर्म अफगानिस्तान से मेवे मंगवाती थी और उसे फिर पूरे पंजाब में सप्लाई करती थी। मनमोहन सिंह अपनी मां अमृत कौर की कोई याद अपने पास रख पाते उससे पहले उनकी मां का देहांत हो गया। फिर उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। इनकी शुरुआती पढ़ाई उर्दू मीडियम स्कूल में होती है। इसी का नतीजा था कि उन्हें हिंदी पढ़ने नहीं आती थी। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई केरोसिन लैंप में की। एक बार उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी कम होने के बारे में कहा था कि लैंप के कम प्रकाश में पढ़ने से उनकी आंखें कमजोर हो गई। 1947 में देश के विभाजन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से अमृतसर शिफ्ट होता है। यहाँ वह हिंदू कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इसके बाद वह पंजाब यूनिवर्सिटी होशियारपुर से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तब होशियारपुर में हुआ करती थी। फिर 1957 में वह इंग्लैंड जाते हैं और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। इसके बाद वह 1960 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी करते हैं। इसी बीच 1958 में उनकी शादी गुरशरण कौर जी से होती है और आज उनकी 3 लड़कियां हैं, उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। उपिंदर सिंह जो एक हिस्ट्री की प्रोफेसर है और हिस्ट्री की कई किताबों की लेखक है। दमन सिंह जो एक राइटर है और उनके पति एक IPS ऑफिसर हैं। अमृत सिंह एक अमेरिकन लॉयर है। मनमोहन सिंह अपने जीवन में कई ऊंचे पदों पर रहे, जैसे कि 1963 में पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, 1966 में यूनाइटेड नेशंस की एक डिवीजन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में, 1969 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर, 1972 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, 1976 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी, 1982 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, 1985 में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के इकोनॉमिक अफेयर्स एडवाइजर और 1991 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि मनमोहन सिंह जो इतने ऊंचे पदों पर रहे, ब्यूरोक्रेट थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको पॉलिटिक्स में लाना पड़ा और देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाना पड़ा। बात वर्ष 1990 की है, जब देश में आर्थिक मंदी चल रही थी। अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक मंदी क्यों चल रही थी। इसके लिए और इतिहास में जाते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, लेकिन जब वह भारत में पहली बार आए थे तो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में आए थे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए जब भारत आजाद हुआ तो भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी बनाई गई। तब देश से बाहर की कंपनी की इन्वेस्टमेंट को अवॉइड किया जा रहा था। तब देश में लाइसेंस परमिट राज था। इस राज के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को भारत में बिजनेस करना है तो उसे पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तब सरकार ही डिसाइड किया करती थी कि किसी कंपनी में कितनी प्रोडक्शन होगी, कितने व्यक्ति काम करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी। इसी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी स्लो रही। फिर 1990 में इराक और कुवैत में युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे कच्चा तेल बहुत महंगा हो गया। इन्हीं सब रीजन से उस समय भारत में आर्थिक मंदी चल रही थी और सरकार के पास इंपोर्ट करने के लिए 2 हफ्ते के पैसे बचे थे। तब 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। 2005 में वह एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट मार्क टली को दिए इंटरव्यू में कहते हैं कि जिस दिन PV नरसिम्हा राव अपनी कैबिनेट बना रहे थे वह अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मेरे पास भेजते हैं और वे कहते हैं कि PM चाहते हैं आप देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनो। मनमोहन सिंह इसे मजाक में लेते हैं, पर अगले दिन उनको प्रधानमंत्री फोन करते हैं और कहते हैं कि जल्दी ड्रेसअप हो जाओ और शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचो। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर तो बन गए, पर भारत तब कर्जे में डूबा हुआ था। तब लोन लेने के लिए भारत IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाता है। IMF कुछ शर्तों के साथ लोन देने को तैयार हो जाता है, जिनमें भारत की इकोनॉमी को खोलना और लाइसेंस परमिट राज को खत्म करना था। तब 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह के द्वारा देश का बजट पेश किया गया। उन्होंने तब कहा था कि धरती की कोई ताकत उस आइडिया को रोक नहीं सकती जिसका वक्त आ गया है। तब सरकार के द्वारा भारत की इकोनॉमी को खोल दिया गया, लाइसेंस परमिट राज खत्म कर दिया गया, गवर्नमेंट की प्राइवेट कंपनीज में इंटरफेरेंस खत्म हो गई। अब विदेशी कंपनियां भारत आ सकती थी। उस समय आम लोगों ने तो इस बजट का स्वागत किया, पर ओपोजिशन ने इसका विरोध किया। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह की अपनी पार्टी के लोग इस बजट से खुश नहीं थे, पर उनके द्वारा
लाए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इफेक्ट बहुत जल्दी दिखने लगा। इकोनॉमी पटरी पर आ गई और विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने लगी। उनके इन्हीं कामों की प्रशंसा करते हुए साल 2022 में नितिन गडकरी जी ने कहा था कि आर्थिक सुधारों के लिए देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जी के द्वारा प्रधानमंत्री रहते हुए किए कामों की बजाय वित्त मंत्री रहते हुए किए कामों को ज्यादा याद किया जाएगा। वर्ष 1999 में हुए लोकसभा इलेक्शन में मनमोहन सिंह साउथ दिल्ली से खड़े होते हैं, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मनमोहन सिंह कभी लोकसभा सदस्य नहीं रहे। वह वर्ष 1991 के बाद से आज तक राज्यसभा सांसद हैं। फिर 2004 में भारत में आम चुनाव होते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होती है। तब सोनिया गांधी के पीएम बनने को लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन होते हैं और यह कहा जाता है कि वह विदेशी मूल की है, पर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के लिए मनमोहन सिंह का नाम डिक्लेयर कर देती है। वह तब राज्यसभा सदस्य थे। इस प्रकार वह देश के 13वें प्रधानमंत्री बने। 2009 में हुए लोकसभा इलेक्शन में भी वह दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह ने हमारे देश में कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने वर्ष 2005 में आरटीआई कानून लाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिससे सरकारी दफ्तरों में अफसरों की जवाबदेही बढ़ी। मनरेगा, इसका उद्देश्य एक फाइनेंशियल ईयर में श्रमिकों को कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तीसरा, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। 1991 में इकोनॉमी खुलने के बाद भारत एक प्रगति के पथ पर था, इसलिए भारत में एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। तब तमाम विरोध के बावजूद इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई। अब भारत दूसरे देशों से यूरेनियम इंपोर्ट कर सकता था। दोस्तों, इस प्रकार उन्होंने ये कई महत्वपूर्ण काम किए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी किताब ए प्रोमिस्ड लैंड में मनमोहन सिंह जी की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि वह बुद्धिमान, राजनीतिक और वैचारिक रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने भारत के लिए असाधारण काम किया। उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक कायाकल्प के चीफ आर्किटेक्ट के तौर पर देखता हूँ। स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में मनमोहन सिंह की बेटी लिखती है कि मनमोहन सिंह कभी परिवार को सरकारी गाड़ी में नहीं बैठने देते थे। दोस्तों, मनमोहन सिंह एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनके द्वारा किए गए कामों से ही देश प्रगति की राह पर लौटा, पर आज उनके कामों को कम याद किया जाता है। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें कभी सोनिया का रिमोट कंट्रोल कहा जाता है और कभी उनके कम बोलने को लेकर उन्हें मौन मोहन कहा जाता है। दोस्तों, यही है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जीवन की कहानी।